वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई होप आपको बिजनेस स्टैटिस्टिक्स अच्छे से कंप्लीट हो गया होगा। ओनली थ्योरी पोर्शन जो कि मैंने 7 डेज में मतलब 1 वीक में करा दिया है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। सो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट, दैट इज़ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम फॉर सेकेंड ईयर सेमेस्टर थर्ड। वीके पब्लिकेशन की बुक है मेरे पास अवेलेबल है, TR जैन की है। सो लेट वी स्टार्ट अवर फर्स्ट चैप्टर। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है। सबसे पहले देखिए कि हमें जब हमारे इंडियन में अगर हमें फाइनेंस की जरूरत है तो हम कहाँ कहाँ से अरेंजमेंट करते हैं हमारे मनी का। देखिए सब हर एक कंट्री में फाइनेंशियल सेक्टर होते हैं जो वो उनकी बैकबोन होती है उनकी डेवलपमेंट के लिए। अ फाइनेंशियल सिस्टम इज अ सेट ऑफ इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स through which financial surplus in the economy is mobilized from surplus units and transferred to deficit spenders। सरप्लस और डेफिशिएंट जो होते हैं वो चैनलाइज करते हैं हमारे फाइनेंशियल के इंटरमीडिएटरीज होते हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं जो सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, लेकिन लाइक इन्वेस्टर्स, बोरोवर्स, और कुछ सेविंग्स भी होती हैं एलोकेट करते हैं हमारी प्रोडक्टिविटी में। सिंपल एग्जांपल है बैंक डिपॉजिट जो पब्लिक करती है और फिर वो लोन प्रोवाइड करती है लोगों को बोरोवर्स की फॉर्म में। ठीक है, डेफिनेशन देख लीजिए। According to Van Horn, financial system allocates saving efficiency in an economy to utilize user either for investment in real asset और फॉर कंजप्शन। उनकी मर्जी है चाहे वो किसी उसे वो इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में यूज़ करे या फिर कंजप्शन की फॉर्म में करे। उसके बाद आते हैं हमारे फीचर्स फाइनेंशियल सिस्टम के। सप्लायर्स के बीच में दो का इंटरलिंक होता है, सप्लायर ऑफ फंड्स एंड डेफिशिएंट जिनको पैसे की जरूरत होती है, और एक सेवर्स और इन्वेस्टर होते हैं जो इसको चैनलाइज करने के लिए प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट करते हैं। और जो ये बैंक है वो शॉर्ट टर्म भी लॉन्ग टर्म दोनों में करते हैं। जो शॉर्ट टर्म है वो मनी मार्केट से करते हैं और जो लॉन्ग टर्म है वो कैपिटल मार्केट से। मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट क्या है वो हम आने वाले चैप्टर्स में करेंगे। फाइनेंशियल सिस्टम हमेशा हमारे सेंट्रल बैंक से रेगुलेट करते हैं, जो सारे जो हमारे गवर्नमेंट अथोराइज्ड होते हैं या फिर इंश्योरेंस लाइक सेबी हो गया, ये सारे इनसे डील करते हैं। हमारी फाइनेंशियल सिस्टम एसेट से भी डील करते हैं, जो सिक्योरिटीज़ होती है, कॉर्पोरेट डेब्ट सिक्योरिटी, इक्विटी सिक्योरिटी, इनसे भी करते हैं, जो हमारे इन्वेस्टर को अल्टरनेट सोर्स देते हैं उनके रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए। साथ ही साथ हमारे कैपिटल फॉर्मेशन का प्रोसेस भी प्रमोट करते हैं बाय ट्रांसफरिंग सेविंग्स, लाइक इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हैं। जो फाइनेंशियल सिस्टम वर्क है वो फाइनेंशियल इमीडिएटरीज की तरह भी काम करते हैं, लाइक बैंकिंग, नॉन बैंकिंग, फ्लो ऑफ फंड्स होता रहता है और सर्विस टू इन्वेस्टमेंट भी चलता रहता है। इवोल्यूशन ऑफ सिस्टम इन इंडिया, इसे कट कर दीजिए, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर है कंपोनेंट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। इसके जो 3 टाइप हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल मार्केट्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। सो देखिए जो हमारा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है उसमें एसेट आएंगे हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी। फाइनेंशियल में हमारे आएंगे 2, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। फाइनेंशियल में आएंगे ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज, और ऑर्गेनाइज में आएंगे बैंकिंग इंस्टीट्यूशन एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सबसे पहले देखिए हमारे फाइनेंशियल एसेट्स, जो हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे रेस फंड करने में हेल्प करते हैं, जो हम 2 तरीके से कर सकते हैं, प्राइमरी से और सेकेंडरी मार्केट से, और जिनको हम नेगोशिएबल और नॉन नेगोशिएबल भी कह सकते हैं। सबसे पहले देखिए प्राइमरी और डायरेक्ट सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं। जो सिक्योरिटीज़ फाइनल यूज़र फंड्स खुद क्रिएट करता है, और जो डायरेक्टली प्राइमरी इंस्टीट्यूशन वो होती हैं जो हमारे इन्वेस्टमेंट को एंगेज रियल सेक्टर से कर सकते हैं। जो रियल सेक्टर है वो बोरो करता है, उन फंड्स को यूज़ करता है, रेज करता है हमारी देयर ओन कंपनी से, इंस्टीट्यूशन से एंड में। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है उसको फंड्स की जरूरत है तो वो कैसे फंड्स को अवेलेबल करेगी? बाय इशूइंग शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स एंड कमर्शियल पेपर। वो इन सब को इशू करके वो डायरेक्टली अपने सिक्योरिटीज़ को उनको पूरा कर रही है। ठीक है, सेकेंडरी और इनडायरेक्ट सिक्योरिटीज़ कौन सी होंगी? जो इंटरमीडिएट्स लाइक बैंक, इंश्योरेंस कंपनी और म्यूचुअल फंड से रेज फंड कराते हैं, अपनी पर्टिकुलर पब्लिक जो करवाती है उनसे लोन लेगा, मतलब मिडल मैन्स का यूज़ करके, मतलब इन्वेस्टर्स का यूज़ करके वो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो इन्वेस्टर डिपॉजिट करता है फॉर्मूला टर्म डिपॉजिट की बैंक में, ठीक है, वो एक्चुअल यूज़र है, बट जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, बिजनेस यूनिट है, जो टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट है, वो इनडायरेक्टली सेकेंडरी वो आपको एज अ लोन दे रही है ताकि आप उस फंड को यूज़ कर सको अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन में। ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ दे रखे हैं इन्होंने। शेयर्स, सबसे पहले शेयर्स, आपको पता है कैपिटल ऑफ द कंपनी दो सेवरल पार्ट्स में रहते हैं, हर एक पार्ट को हम शेयर कहते हैं, और जो शेयर होल्डर के होल्डर्स होते हैं वो शेयर होल्डर्स होते हैं, लाइक प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर वो शेयर्स होते हैं जो खुद
इंजॉय कर पाते हैं अपने प्रेफरेंस शेयर को भी, इक्विटी शेयर को। प्रेफरेंस शेयर्स के होंगे जो पेमेंट करते हैं डिविडेंड के आउट ऑफ प्रॉफिट, और रीपेमेंट मिलते हैं उन्हें कैपिटल के अबाउट लिक्विडेशन से, ठीक है। इनके पास कोई राइट नहीं होता मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का, और जो प्रेफरेंस शेयर है वो हम 20 दिन में रिडीम कर सकते हैं। और डिफरेंट टाइप्स के भी हमारे प्रेफरेंस शेयर है, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग। और जो हमारे इक्विटी शेयर हैं वो ऑर्डनरी शेयर है, जो वो रियल ओनर्स है कंपनी के, और उनके ऊपर रिस्क भी है, वो पार्टिसिपेट करते हैं मैनेजमेंट में, वो सारी इनकम एसेट्स कंपनी की वो सारी क्लेम के अकॉर्डिंग लगा देते हैं अगर ज़्यादा लॉसेज हों। और उन्हें डिविडेंड भी तब मिलता है जब तक हमारे प्रेफरेंस शेयर्स को नहीं दे जाते हैं। सबसे पहले हमारे प्रेफरेंस शेयर्स को दिया जाता है, उसके बाद इक्विटी में बांटा जाता है। अगर उन्हें डिविडेंड नहीं मिला तो मतलब उस कंपनी को कोई प्रॉफिट ही नहीं हुआ। नाउ डिबेंचर्स। डिबेंचर एक टाइप ऑफ लोन है जो हमारी कंपनी उठाती है फ्रॉम पब्लिक, और जिनका इंटरेस्ट हमारे स्पेसिफिक रेट के अकॉर्डिंग हमें मिलता है। लाइक डिबेंचर हमारे सिक्योर्ड भी होते हैं, अनसिक्योर्ड भी होते हैं, रजिस्टर, बियर्ड, रिडेबल, अनरिडेबल, कन्वर्टेबल, नॉन, मतलब 8 टाइप्स के होते हैं। सिक्योर्ड कौन से होते हैं? दोज शेयर जिसको हम पर्टिकुलर एसेट को भी कह सकते हैं, लाइक फिक्स चार्ज हो सकता है हमारे, उसको हम कहते हैं फ्लोटिंग चार्ज, और इनको हम सिक्योर कहते हैं। और अनसिक्योर कौन से होते हैं? जो डिबेंचर हम उनको लिक्विडेशन के टाइम पे यूज़ नहीं कर सकते और ना ही हमें कोई सिक्योरिटी दे सकते। रजिस्टर कौन से होते हैं? जो पेबल होते हैं हमारे होल्डर्स को, जिनका नाम हम एड्रेस रजिस्टर बुक में डालते हैं कंपनी की, तो वो रजिस्टर्ड होते हैं। और बियर्डर कौन से होते हैं? जिनको पे करना होता है, बियरेबल होते हैं, जिनको डिलीवरी देनी पड़ती है और जिनका नाम और रिकॉर्ड हमारे डिबेंचर होल्डर के। रिडेबल जिसको हम जो रीपेड हैं, जिनको हम इंस्टॉलेशन में भी दे सकते हैं लाइफ टाइम में कंपनी के, और जो रिडेबल जिनको हम रीपे नहीं कर सकते कंपनी को, हमें एट ए टाइम ऑफ लिक्विडेशन हमें देने ही पड़ेंगे। कन्वर्टेबल कौन से हैं? वो कन्वर्टर जिनको हम इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और कन्वर्टेबल नहीं है जिनको हम कन्वर्टेबल नहीं कर सकते। दीज आर डिबेंचर्स, ठीक है। जीरो इंटरेस्ट डिबेंचर्स कौन से? जिनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता, ना कंपनसेट कर सकते, ना ही कोई स्पेसिफिक फ्यूचर डेट में हम उनको इक्विटी शेयर कह सकते। सिर्फ और सिर्फ हमारा एक बर्डन होता है, एक कन्वर्जन होता है हमारे प्रोजेक्ट स्टार्ट अर्निंग का, जिसका जो हमारा प्रोजेक्ट को उसको रिड्यूस कर देता है सिर्फ एक जेस्टेशन के पीरियड ऑफ टाइम पे, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ कौन सी आ गई? ट्रेजरी बिल सबसे पहले, जो हमारे डिफरेंट काइंड ऑफ होते हैं, 14 डेज, 91 डेज, इतने इतने दिनों के, जो सेफ होते हैं और जो हम बैंक से परचेज करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, उनको हम ट्रेजरी बिल कहते हैं। कैश मैनेजमेंट बिल कौन है? जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करते हैं ताकि हमें कोई टेम्परेरी कैश फ्लो ऑफ गवर्नमेंट को मिसमैच करना हो, जो इनका वो बिल्कुल ट्रेजरी बिल जैसे होते हैं। उनका मेच्योरिटी लेस देन 91 डेज होता है। जो उनका टेन्योर है, अमाउंट है, डेट है इशू ऑफ करें, वो डिपेंड करती है हमारी टेम्परेरी कैश रिक्वायरमेंट के ऊपर। डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है, जो लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं, जिन पे हम फिक्स्ड और फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट लगाते हैं, जो हम फेस वैल्यू पेबल करते हैं हम फिक्स रेट में हाफ ईयरली, और इनका जो पीरियड है 40 ईयर्स तक होता है, ठीक है। हमारे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम कौन सी होती है? जो हम डेमोनेटिंग टर्म्स में कहते हैं, जो आरबीआई के बिहाफ पे करते हैं, और जो रिडिम्पशन है, गोल्ड परचेज है, वो उसी फॉर्म में होता है। स्टेट डेवलपमेंट डेब्ट सिक्योरिटीज़ कौन सी होती हैं? जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के सिमिलर होती हैं, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट रेज फंड लोन्स रेज करती है मार्केट में, उनका हाफ पेड देना पड़ता है इंटरेस्ट हाफ ईयरली, और जो प्रिंसिपल है वो हमें रीपेड करना पड़ता है मैच्योरिटी डेट पर, ठीक है। अदर सिक्योरिटीज़ कौन सी हैं? सीपी कमर्शियल पेपर, जिसका आपके बारे में पता होगा, जो अनसिक्योर्ड होते हैं, शॉर्ट टर्म होते हैं, और एटलीस्ट हम 5 लाख नेट हम इतना ही कर सकते हैं। 7 डेज टू 1 ईयर तक नेगोशिएबल होते हैं ये। डिस्काउंट ऑन फेस वैल्यू। सर्टिफाइड डिपॉजिट कौन से होते हैं? जो डॉक्यूमेंट टाइटल होता है डिपॉजिटर के पास, और वो बैंक एक स्पेसिफिक पीरियड के टाइम पे ही हो, ये बियरेड मतलब नेगोशिएबल है ये मार्केट के अकॉर्डिंग। और इनका जो ये शेड्यूल जो इशूड होते हैं, ये सेंट्रल बैंक्स, कमर्शियल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से होते हैं। बेनिफिट होते हैं हमारे सीडीज़ के लिए, बैंक के लिए भी, और जब ना रिक्वायर्ड हो तो हमारे उसके लिए भी। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स कौन से होते हैं? ऐसे बॉन्ड जो हमारी अमाउंट को प्रोटेक्ट करते हैं इन्फ्लेशन के टाइम पे। होल प्राइस इंडेक्स होता है। कई बार हमारे जो प्रोटेक्ट है इन्वेस्ट मनी है वो इन्फ्लेशन के अंगेंस्ट देते हैं, परसेंटेज हाई कर देते हैं।
जो इन्फ्लेशन है 5% का, 2% का, 7% का, वो गवर्नमेंट रीपे कर देती है। इक्विटी वारंट क्या है? जो हमारे डेप्थ इंस्ट्रूमेंट से अटैच्ड होते हैं, जो उन वारंट का होल्डर होता है वो परचेज फिक्स नंबर के ऊपर होता है, इक्विटी के ऊपर, फ्यूचर डेट में वो हम प्री डिटरमाइन कर देते हैं। जो मार्केट वैल्यू है इक्विटी की वो स्पेसिफिक प्राइस है, प्रॉफिट भी इंक्रीज कर देती है होल्डर के लिए, कन्वर्ट भी कर देती है, तो हम इनको कह देते हैं। कैलेबल बॉन्ड्स कौन से होते हैं? जिनको हम दीज बॉन्ड आर इशूड विद कॉल ऑप्शन, सिर्फ कॉल ऑप्शंस के ही है, मेच्योरिटी डेट से पहले हमको इनको कराना पड़ता है। हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, और जो रिडीम बॉन्ड्स हैं ये हमें ड्यू डेट से पहले कराने पड़ते हैं। बॉन्ड विद पुट ऑप्शन और पुटेबल बॉन्ड्स, ये वो है जो हमको रीपरचेज सिक्योरिटी के लिए बोलते हैं, लॉक इन पीरियड बोलते हैं, सेम टाइम पे इशू सिक्योरिटी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। उसके बाद है डीप डिस्काउंट बॉन्ड, जो हमारा जो जीरो कूपन बॉन्ड की फॉर्म में होता है। डीप मेच्योरिटी पीरियड इसका बहुत लंबा होता है, और हम इसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के उस पर करा सकते हैं। इन्होंने ईयर भी दिए हुए कि हम इतने प्राइस पे इतना मेच्योरिटी पीरियड लगता है। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स कौन से होते हैं? जो इंटरेस्ट रेट हमारे बॉन्ड से लिंक्ड होता है, बेंचमार्क से, लाइक बैंक रेट, रेपो रेट, इनसे होता है, फिक्स्ड होता है मार्जिन के साथ। और जब चेंज होते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट भी उनका चेंज, और कोई हमारा जो इंटरेस्ट ऑफ रेट है वो फिक्स्ड नहीं होता। कैश इक्विवेलेंट बॉन्ड कौन से होते हैं? जो सेफ होते हैं, लिक्विड होते हैं, इजीली कन्वर्टेबल हो सकते हैं कैश में, हमें जब मार्केट में गुड अवेलेबिलिटी हो। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी इसमें इंक्लूडेड होती है, लाइक ट्रेजरी बिल, कैश में, और क्या है, जीरो कूपन बॉन्ड पीछे आ गया था। रेगुलर इनकम बॉन्ड्स कौन से हैं? जो जनरली पेबल होते हैं हाफ ईयरली, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पे बॉन्ड इशू करे जाते हैं, प्री डिटरमाइंड रेट होता है। रेगुलर इनकम बॉन्ड है जो रिटायरमेंट बोर्ड पे के टाइम पे मिलता है, इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, वो लमसम अमाउंट भी चूज़ कर सकता है इन्वेस्टर। सेबी आपको पता ही है, स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स बॉक्स क्या है? जो ये चेंज करता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, और जो इन्वेस्टर है वो इसमें आने लग गए हैं। जो एंटायर प्रिंसिपल की अमाउंट है वो लिंक करती है बोथ से। टैक्स सेविंग बॉन्ड कौन है? जिसको हमें टैक्स से बचाना हो, हमें सेव टैक्स करना हो, इतने परसेंट तक आप कर सकते हो मेच्योरिटी आरबीआई के अंडर रह के। हाइब्रिड सिक्योरिटी कौन सी होती है? वो सिक्योरिटी जो इन्वॉल्व करती है 2 और मोर एलिमेंट्स ऑफ इंस्ट्रूमेंटल, ठीक है। बैंकर एक्सेप्टेंस, जब हम किसी बैंक हमारा जब बिल एक्सेप्ट करते हैं किसी और के क्लाइंट को, उसको बैंकर एक्सेप्टेंस बोलते हैं। वो प्रॉमिस करता है कि वो स्पेसिफिक अमाउंट दे देगा ड्यू डेट से पहले। वो ड्राफ्ट एक्सेप्टेंस होती है और गारंटी होती है बैंक की तरफ से। ट्रेड ट्रांजेक्शन, डोमेस्टिक फॉरेन कह सकते हैं हम इसको, वाइडली यूज़ करा जाता है फ्यूचर में, ठीक है। इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। कॉमर्शियल बिल्स ऑलरेडी आ चुके हैं, आपको पता ही है, ठीक है। उसके बाद है हमारी फाइनेंशियल मार्केट, उसमें आएगा इंडियन मनी मार्केट सबसे पहले। इंडियन मनी मार्केट क्या है? जो शॉर्ट टर्म मनी एसेट्स में डील करती है। अकॉर्डिंग टू आरबीआई, मनी मार्केट इज द सेंटर ऑफ डीलिंग इन मॉनेटरी एसेट मेनली टू शॉर्ट टर्म करेक्टर। जो छोटे छोटे फंड्स मतलब लैंडिंग बोरिंग शॉर्ट टर्म्स में करती है, इंस्ट्रूमेशन की, बिल ऑफ एक्सचेंज की, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ की। इन्होंने कहा ट्रेजरी बिल, प्रोमिसरी नोट, ये छोटे शॉर्ट टर्म में काइंड में डील्स करते हैं। देखिए बिल्कुल चार आगे कॉमर्शियल बिल्स भी आ चुके हैं, ट्रेजरी बिल भी आ चुका है, सिक्योर्ड लोन भी आ सके हैं, जो बैंक लोन दे देता है मॉर्टेज की फॉर्म में, प्रोटेक्शन होती है लैंडर को। एक्सेप्टेंस मार्केट है, मार्केट एक्सेप्ट कर लेती है, और डोमेस्टिक फॉरेन दोनों है। साउंड भी डिस्कॉर्ड कर देती है। और कॉल मनी क्या है? 1 से 14 दिन के अंदर अंदर शॉर्ट टाइम में वो कॉल मनी कर देती है। इंडियन कैपिटल मार्केट कौन सी है? जो हमारी न्यू इशू मार्केट कहते हैं, जिसको हम सेकेंडरी मार्केट भी कहते हैं, जो लॉन्ग टर्म में डील करती है, लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स इन्वेस्टमेंट करती है, जो डेथ भी और इक्विटी भी है। इस तरीके से लैंडर सेक्टर जो सप्लाई ऑफ फंड्स करते हैं इन इंस्टीट्यूशन से करते हैं। बोरिंग सेक्टर कौन है? जहाँ पे हम डिमांड करते हैं, वहाँ सप्लाई होती है, यहाँ डिमांड करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, जहाँ पे रेलवेज बनानी हो, ट्रांसपोर्टेशन करना हो, हम इन इंस्टीट्यूशन से पैसे बोरो कर सकते हैं। और जो हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर है वो कहाँ से? इशू शेयर्स कर सकते हैं, डिबेंचर्स कर सकते हैं, डेवलपमेंट बैंक और इंस्टीट्यूशन से रेज फंड कर सकते हैं, पब्लिक डिपॉजिट से ले सकते हैं। तो हम इनको कॉर्पोरेट करते हैं, जो लॉन्ग टर्म डील्स में करते हैं। फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स कौन से होते हैं? जो हमारे ऑर्गेनाइज करते हैं इंडियन बैंकिंग सेक्टर, जो इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1940, जो हमारे ड्राफ्ट हो गए, कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, हमारे कमर्शियल हो गए, जो ट्रांजैक्शन छोटी फॉर्म में करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं ताकि इन्वेस्टमेंट हो, और वो रीपे कर देंगे डिमांड पे, पब्लिक पे, उसको हम इंडियन में करते हैं। आरबीआई आपको पता ही है, जो हमारा
सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री है 1935 में, तो नेशनल है 1949 में। जो इसका जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में है। ग्रेट पॉलिसीज है। इशू ऑफ करेंसी, जो रिजर्व बैंक है वो मोनोपली है, वो 2, 5 इन सब के नोट्स भी एट प्रेजेंट दे रहा है, और इन सब का बंद हो गया, 25 पैसे भी आने बंद हो गए, आपको पता ही है। रेगुलेशन ऑफ क्रेडिट, जो हमारी क्रेडिट पॉलिसी है कंट्री के, वो कंट्रोल करती है वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट को, मेनली रेपो रेट को, आपको पता ही है। जो रेपो रेट है वो रेट है जो आरबीआई एडवांस लोन अदर बैंक्स को देता है। रिजर्व रेपो रेट क्या है, जो हमारी आरबीआई को ऑफर करती है, ठीक है। ऑपरेटिंग मार्केट, जो हमारी बाइंग और सेलिंग करती है सिक्योरिटी फ्रॉम आरबीआई। कैश रिजर्व को क्या है, जो हमारी कंट्री को मिनिमम परसेंटेज पे डिपॉजिट देते हैं। स्टैट्यूटरी रेट्स, जो हमारी परसेंटेज को डिपॉजिट करते हैं लिक्विडिटी रेट में। रेगुलेशन क्या है, कस्टमर्स की, जो टर्म्स एंड कंडीशन के अंडर लोन प्रोवाइड करती है। चेंज मार्जिन रेट है, जो हमारे डिफरेंसेस आते हैं अमाउंट ऑफ लोन में और हमारी वो मॉर्टेज में। फिक्स वॉल्यूम होती है। बैंकर ऑफ रेट कौन है, जो बोरो करते हैं और फिर उनको सपोर्टर गाइड करते हैं। बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट, जो हमारी गवर्नमेंट आरबीआई है, जिनकी एडवाइस वो एक्सपर्ट है मॉनेटरी, उनसे ही हम डेप्थ लेते हैं। रेगुलेशन जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज की आरबीआई करती है, इसका सारा वहीं से आता है, पैसा लेना देना सारी डील्स वहीं से होती है, वहीं से हमारा कुछ रेगुलेट होती है, करेंसीज वगैरह। कमर्शियल्स बैंक होते हैं जो इंस्टीट्यूशन से एक्सेप्ट करते हैं और उन्हें एडवांस शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में क्रेडिट्स प्रोवाइड करते हैं। शेड्यूल बैंक और नॉन शेड्यूल आ गए इसमें। जो शेड्यूल बैंक है वो रिजर्व बैंक होते हैं, वो जो डील्स करते हैं एवरी वीक, मिनिमम पेड अप कैपिटल होती है। और जो नॉन शेड्यूल बैंक है वो लेस देन 5 लाख से ज़्यादा नहीं अमाउंट दे सकते, वो लेस देन 5 ही देंगे। पब्लिक सेक्टर्स आपको पता ही है, जो ओन्ड होते हैं, कंट्रोल मैनेज बाय द गवर्नमेंट होते हैं, उनके अंडर ये आते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और सब्सिडरी बुक, जो इनके अंडर इन्होंने नाम्स दिए हुए हैं। नेशनलाइज बैंक इतने सारे दिए हुए हैं। रिजर्व रीजनल रूरल बैंक्स दिए हुए हैं। प्राइवेट सेक्टर, जो ओनरशिप प्राइवेट सेक्टर की होती है, वो सब काम प्राइवेट करते हैं, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है, हाई लेवल का कस्टमर चलता है, ये सारे प्राइवेट बैंक्स हैं। कोऑपरेटिव बैंक कौन से, जाए एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए देते हैं विलेजेस में। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, जो सुपरवाइज करते हैं प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को। स्टेट कोऑपरेटिव, जो स्टेट बैंक को कोऑपरेट सपोर्ट करता है। फॉरेन बैंक आपको पता ही है, ये सारे हैं, नाम दे रखे हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन से होते हैं, जो पब्लिक सेक्टर और कमर्शियल का अपार्ट होते हैं, देमसेल्फ रजिस्टर्ड होते हैं, मोबाइलिंग सेविंग होती है, मोबिलाइजिंग होती है, ठीक है। नॉन इंस्टीट्यूशनल और अनग्राइज इंटरमीडिएट्स। फिर उसके बाद रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर, सबसे पहले आरबीआई, फिर नाबार्ड, फिर सेबी एंड देन आईआरडीए, ठीक है। जो रिजर्व बैंक है वो कमर्शियल बैंक इंडियन फॉरेन दोनों में है, आरबीआई सुपरवाइज करता है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सारे इंस्टीट्यूट यही रेगुलेट करता है। एक सोल अथॉरिटी है, फॉरेन एक्सचेंज ऑफ मनी है। नाबार्ड क्या है, जो हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक, रूरल बैंक्स को सुपरवाइज करता है। सेबी क्या है, जहाँ पे हमारे सिक्योरिटी और एक्सचेंज, मतलब सिक्योरिटी का एक्सचेंज होता है। और जो हमारे इंश्योरेंस रेगुलेशन, जो हमारे हेडक्वार्टर्स हैदराबाद में, उनका इंश्योर करते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट खत्म हो गया। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।